हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेशन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, क्या होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, किन किन टाइप्स की होती हैं, फर्दर उनके बारे में डिटेल क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम ये सब करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 7009294662। अगर आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है, कहाँ गई कंसंट्रेशन टर्म्स? स्टार्टिंग 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 स्टार्टिंग। असल में ना मैं ये दूसरा टेक ले रहा हूँ इसका। ठीक है, पहले टेक में मैं लेक्चर की एंडिंग तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर पता लगा थोड़ा हमारा माइक बीच में धोखा दे गया। ठीक है, तो फिर ये मैं फिर से रीटेक ले रहा हूँ। ठीक है, पूरे लेक्चर का। चलिए भाई, तो कंसंट्रेशन टर्म इस बार है ना, आवाज़ चल रही है? हेलो, हेलो, चल रही है। ठीक है, अच्छा भाई, तो भाई बात है कंसंट्रेशन टर्म्स की। सर ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? हमेशा याद रखना, कंसंट्रेशन टर्म्स उन टर्म्स को बोला जाता है जो कि किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट चीज़ों की, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सोल्यूट प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट चीज़ों की जो कंसंट्रेशन बताए, जो अमाउंट बताए, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उन टर्म्स को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इनके अंदर हम सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि हमारा कितना अमाउंट पड़ा है सोल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा भाई, कंसंट्रेशन टर्म शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, दैट इज कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, जनरली कंसंट्रेशन टर्म हम सॉल्यूशंस पर ही लगाते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बहुत आसान चीज़ है। सॉल्यूशन जो है वो क्या रहते हैं? वो आपके होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। किसके? सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। वो मिक्सचर्स जिनके अंदर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, उन्हें हम होमोजीनस बोलते हैं। और हेट्रोजीनस कौन होते हैं? हेट्रोजीनस वो होते हैं जिनके अंदर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो सॉल्यूशंस याद रखियो, सॉल्यूशंस हम होमोजीनस मिक्सचर्स को बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है एक सॉल्यूशन? सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिला के। ठीक है, अब भाई सोल्यूशन एक टाइप के नहीं होते, सोल्यूशन ना बड़ी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो सबसे जो इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, जो आप जनरली पढ़ते हो, दैट इज द बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में वर्ड आ रहा है बाई। बाई का क्या मतलब? बाई का मतलब ये काम वाली बाई नहीं है, बाई का मतलब दो। ठीक है, लेम जोक था। चलिए, ठीक है, तो ये क्या था? बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है, यानी कि इसके अंदर भाई आपका एक क्या होगा? सोल्यूट होगा, एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप तीन कंपोनेंट बना के सोल्यूशन बनाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? टर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर आप चार कंपोनेंट्स मिला के किसी सोल्यूशन को बना रहे हो तो उसको हम क्वाटर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं। बट जनरली, ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं तो आप क्या करते हैं, हम जो 11th 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टडीज जिनके ऊपर होती हैं वो ये होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम बाइनरी सॉल्यूशन को ही जो है फोकस बना के चलेंगे। क्लियर है भाई? तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गए? जिनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। ठीक है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो चीज़ कम अमाउंट में है उसको हमेशा सॉल्यूट घोषित कर दो। ठीक है, वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। एंड जो आपका ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, आपको एक मैं बहुत बेसिक बात बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ W और M तो हमने पढ़े थे। ठीक है, गिवन मास के लिए हम W का सिंबल यूज़ करते हैं, M हम यूज़ करते हैं मोलर मास के लिए। ठीक है, जब भी मैं किसी एब्रीवेशन या फिर किसी सिंबल के पैर में, ठीक है, किसी सिंबल के पैर में ए लिखूंगा तो समझ जाना कि भाई मैं सॉल्वेंट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए लिखूंगा तो समझ जाना कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? सॉल्वेंट के बारे में कर रहा हूँ। और जब भी मैं किसी के नीचे बी लिखूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने डब्ल्यू बी लिखा है, एम बी लिखा है, ठीक है, तो ये समझ जाना मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमेशा सोल्यूट के लिए कर रहा हूँ। तो ए हो गया फॉर द सॉल्वेंट, बी हो गया फॉर द सोल्यूट। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी पहली कंसेंट्रेशन टर्म पे। ठीक है, पहली कंसेंट्रेशन टर्म हमारी कौन सी है? दैट इज द मास बाय मास परसेंटेज। इसे हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है,
बहुत बेसिक चीज़ है। परसेंटेज से आप क्या समझते हो? परसेंटेज से हम समझते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल के रिजल्ट में जब रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मार्क्स आते हैं, ठीक है, जैसे मेरे स्कूल पे परसेंटेज नहीं लिखी होती थी, ठीक है, मेरा जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह होते थे इन पे ना परसेंटेजेस वगैरह नहीं लिखी होती थी, सिर्फ खाली मार्क्स लिखे होते थे। तो मैं क्या करता होता था कि न्यूमिरेटर में जितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए, ठीक है, जितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए मुझे मिले, डिनोमिनेटर में मैं लिखता था कि कितने टोटल मार्क्स थे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, सभी 100-100 नंबर के हैं, तो कितना हो गया, 500 हो गया। 500 जो है मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, उस 500 में से मुझे कितने मिले वो मैंने न्यूमिरेटर में लिखे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। आप भी इसी तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, तो मास बाय मास भी परसेंटेज जो है वो इसी तरीके से निकलेगी। बस यहाँ फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि आपका सल्यूट का कितना मास है, ठीक है, सल्यूट का कितना मास है डिवाइडेड बाय आपके पूरे सॉल्यूशन का कितना मास है, यानी कि आपका सल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सल्यूट का मास डिनोमिनेटर में रहेगा, पूरे सॉल्यूशन का मास जो है वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिसाइड हो गए, इनटू 100 कर दो, तो आपको आपकी मास बाय मास परसेंटेज मिल जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए, अब मास बाय मास परसेंटेज, ये तो चलो बात ठहरी कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। आपके सामने ना कई बार ये स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर रखी भी है आपके सामने, ठीक है। ऐसी ना कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी होती हैं कि 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, या फिर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो आप इनको देख के कैसे पता कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन के अंदर सल्यूट कितना है, ठीक है, आपके सोल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, ठीक है, ये सब आपको कैसे पता चलता है? पहली चीज हमेशा याद रखना, मास बाय मास परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, तीनों के अंदर आपको सोल्यूशन पूरा 100 लेके चलना है, ठीक है। अब मास है यहाँ पे, ठीक है, मास बाय मास पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो मास डिवाइडेड बाय मास, दोनों में मास ही हमने लिया था ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन कितना लेके चलना पड़ेगा, सोल्यूशन 100 ग्राम्स लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा याद रखो 100 लेके चलना है सोल्यूशन। वो अब केस पे डिपेंड करता है कि ग्राम में लोगे एमएल पे लोगे, अभी हम दोनों ग्राम अपने वेट में ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ग्राम ही होंगे। तो सोल्यूशन कितना लिया हमने, 100 ग्राम लिया, ठीक है, 100 ग्राम लिया। इस 100 ग्राम का 10% ग्लूकोज है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है। तो यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर मेरा क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। ऐसे अगर मैं कोई दूसरी स्टेटमेंट दूं, मान लीजिए आपके सामने मैं लिखूं कि 20% वेट बाय वेट सुक्रोज इन वाटर, ठीक है, सुक्रोज इन वाटर लिख दिया, तो आप क्या बोलो, सुक्रोज पता ना क्या होती है, सुक्रोज होती है केन शुगर जो आप घरों में खाते हो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इसमें क्या है, सुक्रोज है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें आपने बोला 20% सुक्रोज है इन वाटर, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज में, तो मतलब सोल्यूशन 100 ग्राम ही रहेगा, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम ही है, वो तो हर बार 100 ही रहना है। इस 100 ग्राम का 20% यानी कि 20 ग्राम आपका सुक्रोज है, तो आप लिखोगे क्या, 20 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, 20 ग्राम सुक्रोज इन आपका 100 ग्राम सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर हुई भाई? ठीक है, ये डरी बात सल्यूट की। अब भाई सॉल्वेंट कैसे पता करोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिला के सोल्यूशन बनता है, तो अगर मैं सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दूं तो मेरे पास सॉल्वेंट का अमाउंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये लो भाई, वाटर था, क्या था, सॉल्वेंट था इस केस में, तो मैंने क्या किया, पूरा सोल्यूशन यानी कि 100 ग्राम में से माइनस किसको कर दिया, सोल्यूट को, यानी कि 10 ग्राम को, मेरे पास क्या आ गया, 90 ग्राम आ गया। क्लियर है भाई? डन। चलिए, उसके बाद नीचे वही चीज़ लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी बेसिकली। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको कि आप कैसे वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपका सोल्यूट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का मास, ये WA प्लस WB जो लिखा है ये पूरे टोटल सोल्यूशन का मास है, ठीक है, जो कि हमेशा 100 ग्राम ही रहना है, ठीक है, 100 ही रहेगा। तो 100 से 100 कट गया, तो जितना भी आपका वेट परसेंटेज होगा, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज होगा, मास बाय मास परसेंटेज होगा कह लो, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा, एग्जैक्टली उसके जो गिवन मास है, ठीक है, मतलब अगर 10% है तो 10 ग्राम, ठीक है, 20% है तो 20 ग्राम, 30% है तो 30 ग्राम। क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद यही सेम चीज़ जो है आप सॉल्वेंट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, यही सेम चीज़ जो है आप सॉल्वेंट के लिए भी कर सकते हैं। एक चीज़ भाई बस याद रखना, मास बाय मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया,
इसके अलावा मोल फ्रैक्शन हो गई। इन चार क्वांटिटीज के अंदर, 1 2 3 और 4, इन चार क्वांटिटीज के अंदर हमारा जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकाले जा सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनके बारे में, तो इनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम सॉल्वेंट का जिक्र नहीं करते, इनके अंदर सिर्फ हम सोल्यूट देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी आती है भैया आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो मास बाय मास की मैं कहता हूँ हर बार कि छोटी बहन है। ठीक है, छोटी बहन कैसे है? जैसा बड़ा बच्चा होता है वैसे ही छोटा बच्चा होता है ना। घर का जैसे बड़ा चिराग होता है तो वैसे ही छोटा बच्चा जो होता है अपने बड़े को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो मास बाय मास को फॉलो कर रही है। ठीक है, मास बाय मास को कौन फॉलो करता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सब कुछ सेम होगा, बस किस चीज़ का फर्क होगा, हर जगह ग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा? ml लगा दोगे। ठीक है, ग्राम की जगह पे ml लगा दोगे हर जगह। तो मान लीजिए अगर मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूँ, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का सोल्यूशन है इन वाटर, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे इस बार? क्योंकि सोल्यूशन तो मैंने बोला हर बार 100 है, तो इस बार क्या रखोगे? सोल्यूशन को 100 ml रख दोगे सोल्यूशन को। ठीक है, और इस 100 ml में 10% यानी कि 10 ml क्या है मेरा? इथेनॉल है। तो आप इसको लिखोगे क्या? आप इसको लिखोगे 10 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अगर आपको इसमें वाटर निकालना हो, भाई वाटर क्या है इसमें? सॉल्वेंट है ना, तो आप क्या करोगे? 100 ml को 10 ml माइनस कर दोगे। ठीक है, 100 ml या माइनस 10 ml कर दिया उसमें से आपका सल्यूट का, तो सॉल्वेंट बचा कितना? 90 ml। ठीक है, उसमें 90 ग्राम आ रहा था, इसमें 90 ml आ गया। ठीक है, निकालने का तरीका भी सेम, जैसे ये देखो ये निकालने का तरीका था वो भी सेम है एग्जैक्टली। उसमें मास कंसीडर करते थे, इसमें वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के लिए हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिया डिवाइडेड बाय आपका पूरे टोटल सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, जो कि मैं बताता हूँ कि हर बार क्या रहेगा आपका 100 ही रहेगा। वॉल्यूम है तो 100 ml लिखोगे। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका? 100 से 100 कटा, तो जितनी भी आपकी वैल्यू होगी परसेंटेज में वही आपकी एग्जैक्टली वॉल्यूम आ जाएगी सल्यूट की। क्लियर? 10% बोला तो 10 ml, 20% बोला तो 20 ml, 30% बोला तो 30 ml। ठीक है, जितनी परसेंटेज बोलोगे उतने ml में इसको लिख देना। फिर आती है भाई इंपॉर्टेंट चीज़। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ना थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, ये आपको एक बार में समझ आ जाएगी अगर आप बहुत इंटेंस फोकस के साथ मेरी हर बात को सुनेंगे। देखिए मास बाय वॉल्यूम, देखो मास बाय मास का क्या मतलब होता था? ऊपर भी मास नीचे भी मास। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी मास डिनोमिनेटर में भी मास, है ना। आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता था, उसका क्या मतलब होता था? न्यूमिनेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम अलग चीज है। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? न्यूमिनेटर में मास लेकिन डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। यानी कि आप सल्यूट का तो मास ही कंसीडर करोगे। ठीक है, सल्यूट का तो मास ही कंसीडर करोगे, लेकिन आप सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हो। ठीक है, सोल्यूशन को वॉल्यूम में लोगे। तो यानी कि अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, कि 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl या फिर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl लिख लो। ठीक है, NaCl को पानी के अंदर डाला है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मुझे बताओ कि क्या स्टेटमेंट लिखोगे इसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे कि जी मास जो है वो तो मेरा किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। ठीक है, जो मास है वो मेरा ग्राम में रहेगा। तो 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl का क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl है। ठीक है, सोल्यूट जो है वो क्या रहेगा मेरा? ग्राम में। 10 ग्राम NaCl है, लेकिन कितने किसके अंदर प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ सोल्यूशन के। यानी कि हमने सोल्यूशन को किस में लिया? वॉल्यूम में लिया, और सोल्यूट को किस में ले लिया? मास में ले लिया। क्लियर है? तो क्या हुआ? 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा भाई, अब बात ऐसी है सर कि हमने पिछले जितने भी केस किए उनमें हम ना सॉल्वेंट बड़ा चुटकी से निकाल लेते थे, है ना। मतलब सोल्यूट अपना सोल्यूशन में से माइनस किया किसको? सोल्यूट को, आपके पास सॉल्वेंट का अमाउंट आ गया, ml में आ गया, ग्राम में आ गया। यहाँ पर जरा सेम चीज करके बताओ तो। ठीक है, कर लोगे? 100 ml में से 10 ग्राम माइनस करोगे? एग्जामिनर जूते मारेगा तुम्हें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे इस केस के हिसाब से ही 10% वाले केस के हिसाब से, ठीक है, 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl के हिसाब से मुझे बताओ सॉल्वेंट कितने ग्राम है। ठीक है, तो तब आप ये नहीं कर सकते कि 100 ml माइनस 10 ग्राम। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी ml में है और दूसरी क्वांटिटी ग्राम में है।
यहाँ पर भाई हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ये याद रखने लायक ये मूल मंत्र है केमिस्ट्री का। आप जितने टाइम तक केमिस्ट्री पढ़ोगे किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी पैटर्न में आपके सामने डेंसिटी के बारे में बात आएगी ही आएगी। तो डेंसिटी का याद रखो भाई, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे सोल्यूशन की कोई डेंसिटी की वैल्यू मुझे बता दे। ठीक है, अगर मुझे डेंसिटी की वैल्यू मान लो पता लग गई सोल्यूशन की, तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भरूंगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भरूंगा। ठीक है, मास मुझे मिल जाएगा, है ना, ग्राम में मुझे मास मिल जाएगा। तो उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करते हुए हम अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको पता लगेगा कि मैं सॉल्वेंट का अमाउंट ग्राम में कैसे निकालता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा। NaOH सोल्यूशन है, इट इज लेबल्ड एज 10% मास बाय वॉल्यूम। देखो याद रखो 10% मास बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं। ठीक है, 10% मास बाय वॉल्यूम है NaOH का सोल्यूशन। डेंसिटी क्या गिवन है, 1.02। देखो डेंसिटी का वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, 1.02 ग्राम पर ml ये गिवन है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंटेज W/W। अब मास परसेंटेज तो भाई मैं तब निकाल पाऊंगा ना जब मेरा सोल्यूशन मुझे पता होगा कि कितने, कह लो कि अपना उसमें है कितने ग्राम में सोल्यूशन है ना। अभी तो क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखो ऊपर वो मास बाय वॉल्यूम था, तो इसमें सोल्यूशन 100 ml था। मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको मास में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं सोल्यूशन को मास परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, लिखा। देखो न्यूमेरिकल करने का ना मैं बहुत एक इजी तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, ये 11th वालों के सामने मैं हर साल ये पॉइंट रखता हूँ, जिन बच्चों के न्यूमेरिकल्स वीक हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रो टिप है। क्वेश्चन के अंदर जो जो लिखा हुआ है उनको सेपरेटली अलग से आंसर में लिखो कि क्या क्या गिवन है। जब आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेते हो ना, फिर आपके सामने ना ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये 3 चीजें हैं, एक चीजें नहीं है। ठीक है, एक चीज नहीं है, तो इन तीनों का यूज करके मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ। तो वो दिमाग प्लानिंग शुरू कर देता है। ठीक है, मैं बहुत एक बेसिक चीज बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, रादर के इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखने में। वो कहता है इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो जाए। आपको क्यों कोई भी मीम याद रह जाता है, क्योंकि वो मीम जो है वो इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके बता देता है। ठीक है, लेकिन भाई आपको अगर कोई बहुत लंबी स्टोरी लिख रहा है या कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रहा है, आपको वो क्यों नहीं याद रहता। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, वो पैराग्राफ की फॉर्म में है। तो हमेशा अपने आंसर को जो है क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आया उसके अंदर जो जो कुछ है उसको गिवन में मेंशन कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करना शुरू हो जाएगा कि अच्छा अब तुम इसका यूज करके ये निकालोगे, फिर इसका यूज करके ये निकालोगे, फिर तुम फाइनल आंसर पर आ जाओगे। क्लियर है। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बात कर रहा था मैं कि मेरा वेट ऑफ सॉल्व अपना सोल्यूट कितना था, 10 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है NaOH कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, 10% इज 10 ग्राम। अब दूसरी चीज मेरे पास क्या है, डेंसिटी है इस सोल्यूशन की कितनी, 1.02 ग्राम पर ml। तो मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। यहां से मैं क्या करता हूं भाई, यहां से एक बहुत बेसिक चीज होती है, मेरे पास डेंसिटी का वैल्यू है। ठीक है, देखो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ डेंसिटी का वैल्यू है मेरे पास, और मेरे पास और क्या क्या चीज है, वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम मैंने बताया आपको हमेशा क्या लेनी पड़ती है, 100 ही लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, आपके ये 1.02 ग्राम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 102 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको, 102 ग्राम मिल जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब वो पूछ क्या रहे हैं हमसे, मास परसेंटेज पूछ रहे हैं। ठीक है, मास परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो बस निकाल के बता दो, सल्यूट का मास आपके सामने है। ठीक है, देखो सल्यूट का मास आपके सामने है, उसके बाद ये आपके सामने है। ठीक है, पूरे सोल्यूशन का मास, तो क्या करोगे, 10/102 इंटू आपका ये 100, तो आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज योर 9.8%। ठीक है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, कोई ट्रिकी बात नहीं थी। बस क्या आ रहा है बीच में, एक ये डेंसिटी नामक टर्म आ रही है। ठीक है, जिसका यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई तरीके में कर सकते हो। चलिए भाई, फिर आती है भाई बात हमारी बच्चा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इज एन अनदर कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ए प्रभु पीठ दुखने लग गई है। ठीक है, चलो भाई, बुढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके। पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, तो भाई पार्ट्स पर मिलियन ना एक ऐसी चीज है जिसको ना हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे, लेकिन इसके आने का चांस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
क्लियर है? तो ये पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझो। आप कभी स्विमिंग पूल अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो आपको इतनी चीज़ पता होगी कि जो स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, कोई भी स्विमिंग पूल होता है, उसके अंदर क्या रहता है आपका, यूरिन डिटेक्टर नाम की चीज़ डालते हैं, ठीक है, वो जो यूरिन को देख, यूरिन के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर लेता है अपना, ठीक है, लोगों की बेइज्जती कराने के लिए ठीक है, तो एक यूरिन डिटेक्टर होता है, उसके बाद एक होता है आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, ठीक है, ऐसे सोल्यूट्स डाले जाते हैं ताकि वो पानी जो है वो साफ रहे, स्विमिंग करने लायक रहे, ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि यार वो पानी ना ऐसा है कि वो एक बार वो पानी जमा थोड़ी रखते हैं, ठीक है, वो एक टाइम के बाद उस पानी को फ्लो करके किसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, रिवर्स में डिस्पोज कर देते हैं उस पानी को, है ना, इतनी बात भी हम जानते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आपका सिस्टम छोटा था, सिस्टम छोटा मतलब जब आपका स्विमिंग पूल था वो एक छोटा सिस्टम है, तो उसके अंदर आपने एक दो बोरी क्लोरीन डाला, ठीक है, फिर एक बोरी आपने यूरिन डिटेक्टर डाला, तो उस इतने से सिस्टम के लिए, ठीक है, मैं आज हाथ से बना रहा हूँ, वैसे इतना नहीं होता वो, ठीक है, बट क्योंकि लैपटॉप के कैमरा के फ्रेम में इतना ही आएगा, ठीक है, तो मान लीजिए वो स्विमिंग पूल अगर इतना है तो उसके हिसाब से सल्यूट का अमाउंट जो है वो कंसीडरेबल है, कंसीडरेबल मतलब ऐसा माना जा सकता है, ऐसा इग्नोर नहीं हम कर सकते, ठीक है, कंसीडरेबल अमाउंट है सल्यूट का। पर जब हम वही पानी को, वो क्लोरीन और यूरिन डिटेक्टर वाले पानी को रिवर्स के अंदर डिस्पोज कर देते हैं, तो रिवर तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, रिवर क्या होती है जी, बहुत बड़ी होती है, तो उसके अंदर थोड़ी मैं अपना ये क्लोरीन का एक बोरी गिनता फिरूंगा, ठीक है, रिवर इतनी बड़ी, उसके अंदर एक बोरी, दो बोरी, तीन बोरी क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपके किसी बहुत बड़े या फिर कह लो कि बहुत हाई मास वाले एरिया में, ठीक है, हाई मास वाले एरिया में कोई सोल्यूट, हाई मास वाले सोल्यूशन में कोई सोल्यूट बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में हो, ठीक है, इतना कम अमाउंट में कि आपका जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, सोल्यूट का, वो मिलियंस के अंदर कोई एक गिना जाए, ठीक है, 1 in a million गिना जाए, ठीक है, वो पार्टिकल, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इसके ट्रेसेस प्रेजेंट है ना, इस सॉल्वेंट, इस सोल्यूट के क्या है, ट्रेसेस प्रेजेंट है इस जगह पे। और जब भी हम बात करते हैं कि इस बड़ी जगह पर किसी चीज के कोई ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, तब हम एक चीज यूज करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, यहाँ पर पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल को, ठीक है, यानी कि अगर मेरे वही क्लोरीन वाले पानी के एग्जांपल लें तो रिवर के 1 मिलियन वाटर के पार्टिकल्स में, ठीक है, वाटर क्या सॉल्वेंट है, तो 1 मिलियन वाटर के पार्टिकल्स में मेरा कोई एक पार्टिकल क्लोरीन का होगा, ठीक है, ये होता है क्या, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जब आप किसी बहुत बड़ी जगह पर किसी चीज के ट्रेस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ट्रेस का मतलब हम सब जानते हैं, ट्रेसेस हमने सीआईडी में सुना हुआ है, ठीक है, वो सीआईडी में बोलते हैं ना ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं, तो ट्रेसेस क्या मतलब छोटे छोटे निशान, ठीक है, तो जब हम किसी बहुत बड़े एरिया में ट्रेस के बारे में बात कर रहे हो तब हम बोलते हैं दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन की एक एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 ppm है, ठीक है, 10 ppm है, 10 पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका क्या मतलब, बायोमास अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका कि पूरा 10 ग्राम सल्यूट है, ठीक है, 10 ग्राम सल्यूट है 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, या फिर 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, 10 ग्राम कितने में, 1 मिलियन ग्राम में, ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, खुद देख लो कितनी छोटी क्वांटिटी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन इंटू 1 मिलियन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि जितना आपका गिवन मास है किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय आपका सोल्यूशन का कितना गिवन मास है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 1 मिलियन के साथ, दिस इज द पार्ट्स पर मिलियन। फिर आती है भाई हमारी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अभी तक हम जितनी क्वांटिटीज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मोल फ्रैक्शन भी, इन सब के अंदर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि पीपीएम के अंदर हम जो है ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, ठीक है, सॉल्वेंट को, क्योंकि सॉल्वेंट का नंबर नेचुरली बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉल्वेंट के कंसिडरेबल अमाउंट में है, तो पीपीएम के लिए भी हम जो है किसके कंसिडर करते हैं, हमारे सोल्यूट के बारे में बातें करेंगे उसमें, ठीक है, बातें करते हैं सोल्यूट के बारे में। फिर आता है हमारा जी मोल फ्रैक्शन, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, सोल्यूट के लिए भी निकल सकता है, सॉल्वेंट के लिए भी निकल सकता है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे हमने अभी मास बाय मास वाले कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े, ठीक है, कि कोई चीज़ मास में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है या फिर कोई चीज़ वॉल्यूम में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ऐसी हमारे पास बात आती है हमारे किसकी, कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसी सोल्यूशन में मान लो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट डाला है,
ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, पर्टिकुलर कंपोनेंट माने सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या रहेगा, मान लीजिए अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, Na प्लस एन बी, ये क्या होता है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं भाई, सॉल्वेंट के मोल्स और आपके सोल्यूट के मोल्स, इनको मिला के तो सोल्यूशन बना होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन के मोल्स क्या होंगे, इन दोनों का सम। तो सॉल्वेंट के लिए हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद सल्यूट के लिए भी यही सेम चीज भाई, सल्यूट के लिए क्या होगा, सल्यूट के लिए बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लिखेंगे। क्लियर है भाई। इसका सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का काई, ठीक है, एक्चुअल सिंबल ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, इसको हम काई बोलते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में, बट क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर जनरली ये लिखा होता है, ठीक है, ये तो एक्स है हम सब जानते हैं, ठीक है, सो आप यही वाला सिंबल फॉलो करोगे, ठीक है। वैसे जो नेचुरल सिंबल है, ओरिजिनल सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, दैट इज दिस काई। क्लियर। चलिए, तो आप x को फॉलो करोगे। अच्छा भाई, एक और चीज इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कुड बी 1, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन मान लीजिए मैं कहता हूं किसी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है तो वो हमेशा ही 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो सॉल्वेंट है और मेरा जो सोल्यूट है, जब मैं इन दोनों की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1। तो ये थोड़ी ना बढ़िया चीज़ हो जाती है, ठीक है। बढ़िया चीज़ किस सेंस में होती है कि मान लीजिए आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल चुके हैं, आपको सोल्यूट का निकालना है और डिवाइड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो सीधा क्या करना है आपको, एक्स बी लिखना है इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना। क्लियर। चलिए भी, अब आते हैं हम हमारी आखिरी वाली पॉइंट्स पे, जिनमें हम पढ़ेंगे हमारी मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोलारिटी का डाइल्यूशन के साथ रिलेशन। मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी का सिंबल होता है भाई आपका स्मॉल एम, ठीक है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोलालिटी का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो मैंने बोला ना, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब में हम क्या देखते होते हैं, सोल्यूट के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, ये कौन बताता है, ये बताती है आपकी मोलालिटी, ठीक है। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, ठीक है। सो वाइवा के अंदर आपके पूछा जा सकता है जब आप प्रैक्टिकल देने बैठोगे। 12th क्लास वालों के लिए भी मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जब सोल्यूशंस पढ़ाता होता हूँ ना मैं 12th क्लास में, तो वहाँ पर उनको भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि जो आपका मोलालिटी, मोलालिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर वाइवा में पूछा जाएगा आपके 11th के प्रैक्टिकल में भी, कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, मोलारिटी या मोलालिटी। क्लियर। अच्छा भाई, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है, वही बात होगी कि नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्यूशन में कितने हैं, सॉल्वेंट में कितने हैं, सॉरी, ठीक है, दैट इज मोल अपॉन केजी, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है, मोल केजी इनवर्स। और इसकी यूनिट को हम स्मॉल एम से भी लिखते हैं, जिसे हम मोलल बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1 मोलल सोल्यूशन है NaCl का, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि वी हैव 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मुलेशन इस तरीके से होती है, देखो, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फॉर्मूला बना कैसे था, इनिशियली स्टेटमेंट पे जाओ, देखो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, कितने में, 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे लिखते होते थे गिवन मास बाय मोलर मास, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को ही क्या कर दिया, आगे एक्सपैंड कर दिया, गिवन मास बाय मोलर मास। और ये ऊपर 1000 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर वेट जो है वो मेरा किस में है, ग्राम्स में है। अगर यही वेट मेरा केजी में हो तो मैं ऊपर क्या लगाऊंगा, सिर्फ 1 लगाऊंगा। बट जनरली आपके पास क्या रहता है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये वेट जो है सॉल्वेंट का आपको ग्राम्स में दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। बाकी अगर केजी में दे रखा हुआ तो फिर तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, केजी में अगर दे रखा हुआ है तो आपको ऊपर का जो 1000 है वो नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन जो है तभी आई थी। क्लियर। अब भाई मोलैलिटी से मिलता जुलता कुछ, दैट इज द मोलैरिटी। बस फर्क क्या है,
उसमें हम बात करते थे 1 kg सॉल्वेंट के बारे में, मोलैरिटी में हम बात करेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के बारे में, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है मोलैरिटी का? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, किसके? अगेन सोल्यूट के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में आपका कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट का, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो यू विल आंसर मोलैरिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसकी यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर, जैसा हमको स्टेटमेंट में से देख के मिल रहा है, ऊपर मोल है, डिनोमिनेटर में लीटर है, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर, और इसे हम मोलर भी बोलते हैं, ठीक है। मोलर जो होता है उसका सिंबल यही होता है, कैपिटल एम, ठीक है। मोलैरिटी का और मोलर का दोनों का सिंबल कैपिटल एम ही होता है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोलर सोल्यूशन है मेरा NaCl का, तो वो क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स योर 1 मोल NaCl, किसमें? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। क्लियर? इसका फॉर्मूला भी उसी तरीके से बनेगा। ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसको मैंने किसके साथ डिवाइड किया था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स के साथ। लेकिन अगर आपको ये वॉल्यूम जो है लीटर में ना देने की बजाय अगर ml में दी हुई, तो आपका न्यूमिरेटर में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। क्लियर है भाई? अब उसके बाद हमारी बात आती है मोलैरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिगार्डिंग MCQ आ सकता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि पहले मुझे तो बताओ डाइल्यूशन का मतलब आपको समझ है, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर वाटर को ऐड करना, ठीक है। डाइल्यूशन का यही मतलब होता है किसी चीज के अंदर वाटर को ऐड करके उसका अमाउंट बढ़ा देना, ठीक है। तो देखो उसको सोल्यूशन को थोड़ा कम कंसंट्रेटेड कर देना बेसिकली, ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया हमने। तो डाइल्यूशन जब हमने की, पहले मान लो इस पूरी बीकर के अंदर क्या था? ये 1 लीटर सोल्यूशन था, और इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या हो गया? 1 मोल H2SO4 था, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 मोल था H2SO4 का, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी ऐसे उठा के कप से डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल तो यार सेम ही रहेगा, देखो सोल्यूट का अमाउंट थोड़ी बदल जाता है, ऐसे कोई जादू थोड़ी है, ठीक है। 1 मोल था H2SO4 जो सोल्यूट था वो 1 मोल ही रहेगा। बट इस बार क्या हो गया? सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट 2 लीटर हो गया, ठीक है, सॉरी सोल्यूशन 2 लीटर हो गया, ठीक है। यानी कि किस में चेंज आया? आपकी मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया, पर वॉल्यूम डबल हो गई, ठीक है। सो इन दिस केस मैं कहता हूं कि जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं बिफोर डाइल्यूशन, दे मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन, है ना। तो यहां से मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। यहां पर क्या होगा? ये बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन का केस है। m1v1 इज आपका मोलैरिटी कितनी है बिफोर डाइल्यूशन, एंड वॉल्यूम कितना है बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। m2v2 क्या है? m2 इज आपका मोलैरिटी कितनी है आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, पानी ऐड करने के बाद। और v2 क्या होता है? v2 इज द वॉल्यूम आपका डाइल्यूशन के बाद, ठीक है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। सो इसमें आपसे कुछ भी हो सकता है, इन ये 4 चीजें आपके सामने रखी हुई हैं सामने, इनमें से कोई एक चीज क्वेश्चन के अंदर मिसिंग होगी। आपको सिर्फ सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है और आपका आंसर आपके सामने तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम खत्म कर चुके हैं हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। होप करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर नंबर है 7009294662। ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, एंड ऑनलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर्स कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सेशंस को लाइक करते जाना साइड बाय साइड, ठीक है, क्योंकि हमें भी अभी रीच की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।